हेलो स्टूडेंट्स, आज हम केमिकल काइनेटिक्स यानी रासायनिक बलगतिकी का नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं। इससे पहले हमने रासायनिक बलगतिकी के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा कि रासायनिक बलगतिकी में किस प्रकार किसका अध्ययन किया जाता है और अभिक्रिया का वेग क्या होता है तथा इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होते हैं। आज हम इसके आगे का पार्ट का अध्ययन करते हैं। हम जानेंगे, सबसे पहले आज का टॉपिक रहेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पूरे चैप्टर में लगभग इसी से रिलेटेड ही क्वेश्चंस बनते हैं। तो टॉपिक है आपके पास में अभिक्रिया की कोटि। ये अभिक्रिया की कोटि क्या होती है ये जानेंगे हम। किसी रासायनिक अभिक्रिया में सांद्रता में हुए परिवर्तन के फलस्वरूप अभिकारक अणुओं के सक्रिय द्रव्यमानों की घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। क्लियर? यानी आपके पास में जो भी आपके पास में अभिकारक होगा उसकी सांद्रता के घातों के योग को अपन क्या बोलेंगे? अभिक्रिया की कोटि। ध्यान रखना, अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक अवधारणा है, यानी ये प्रयोग करके ही निकाली जाती है। किसी अभिक्रिया को डायरेक्ट देख के हम नहीं बता सकते। देखिए, जैसे आपके पास में ये एक अभिक्रिया है Ma+NB और PC। ये क्या है? Ma के मोल है और NB के मोल और P किसके मोल है? C के मोल है। ठीक है, हमने इसको वेग समीकरण के रूप में लिखा जो हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। वेग बराबर, ठीक है, K और ये A हमारे पास, ये B और ये M क्या है? इसकी सांद्रता, N इसकी सांद्रता और ये P इसकी सांद्रता, यानी इसके मोल दे रखे। क्लियर? हमने क्या बोला? इन सबके योग कर देंगे, यानी M+N और P को अपन जोड़ देंगे तो क्या कहलाएगी हमारे पास? अभिक्रिया की कोटि कहलाएगी। ठीक है, यानी अभिक्रिया की कोटि, ध्यान रखना, अभिक्रिया की कोटि 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है। इसके अलावा ये पॉइंट्स में भी आ सकती है, नेगेटिव में भी आ सकती है और कोई बट्टे के अंदर भी आ सकती है। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई? अभिक्रिया की कोटि। क्लियर? देखिए, उदाहरण पढ़ते हैं अभिक्रिया की कोटि के बारे में। जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, निम्न वेग व्यंजक से अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करो। ठीक है, ये आपके पास में वेग व्यंजक यानी रेट के बारे में, वेग के बारे में बता रखा है कैसे। तो अपने को क्या करना है? अभिक्रिया की कोटि निकालने के लिए क्या करना होगा? हमें इनकी घातों का योग करना है। ठीक है, घातों का योग किया हमने 1/2 + 3/2। ठीक है, हमें यही करना है। इसको योग करने पे जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा? इसकी अभिक्रिया की कोटि। क्लियर? ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, हमने क्या किया? एलसीएम यानी लघुत्तम ले लिया इसका 2। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया? यानी कोटि कितनी होगी हमारे पास में? 2। अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी हमारे पास में? 2। हमने क्या किया? इसका टोटल किया। ऐसे हमारे पास दूसरी है, अगर हम इसके घात को टोटल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? ये कोटि 3/2 और प्लस क्या करेंगे अपन? क्या करेंगे? -1। ठीक है, इन सबको टोटल करने पे जो आंसर आएगा हमारे पास क्या आएगा? अभिक्रिया की कोटि निकल जाएगी। क्लियर? इसको हमें सॉल्व करके देखना है। ठीक है, इन दोनों को टोटल कर लेना, इससे अभिक्रिया की कोटि निकल जाएगी। क्लियर? अब हम पढ़ते हैं अभिक्रिया की कोटि के कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। देखिए, यदि अभिक्रिया, किसी अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता के 0, ठीक है, यहाँ पे है ना, अभिक्रिया को एक बार करना है, अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के 0 घात के समानुपाती हो तो उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आपके पास में ये अभिक्रिया है, ठीक है, ये अभिक्रिया है आपके पास में। तो इस कंडीशन में क्या होता है? जब इसको हम इस रूप में लिखते हैं, यानी प्रायोगिक रूप से जब हम इसको देखते हैं तो क्या होता है? ना तो ये अभिक्रिया की सांद्रता, अभिक्रिया की वेग ना तो H की सांद्रता पर निर्भर करता है और ना ही Cl की सांद्रता। जैसे हम पहले बता चुके हैं कि किसी अभिक्रिया को देखने से पता नहीं लगता कि ये कौन सी कोटि की है। ठीक है, इसको हमें प्रायोगिक डेटा है, तो प्रायोगिक रूप से ये दोनों ही सांद्रता इस पर निर्भर नहीं करती, यानी इसकी घात कितनी हो गई? 0, इसकी घात भी 0, तो वो कोटि कितनी हो गई अपने पास? 0। तो कोटि कितनी हो गई? 0। क्लियर है? क्योंकि 0 को 0 से अपन कोई घात है नहीं, उस पर सांद्रता पर डिपेंड नहीं करता, तो कोटि कितनी हो गई? 0। ठीक है, अगर हम इसकी इकाई की बात करें, ठीक है, तो इकाई कितनी आ रही है इसकी? मोल लीटर। देखिए इकाई कैसे निकाली, ये भी निकालते हैं अपन। देखिए इकाई, इकाई दर, ठीक है, ये रेट क्या मतलब है? दर या वेग।
ठीक है। तो वेग की यूनिट क्या होती है? वेग की यूनिट होती है मोल प्रति लीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है, मोल प्रति लीटर और सेकेंड, ठीक है। तो के की यूनिट क्या कितनी होगी अपने पास में? के की यूनिट हो गई हमारे पास में मोल लीटर, ऊपर चल गया तो लीटर इनवर्स का साइन लगा दिया, और ऊपर सेकेंड गया तो सेकेंड इनवर्स का साइन लगा दिया। तो हमारे पास क्या होगा, ये किसकी? शून्य कोटि अभिक्रिया की इकाई। तो कई बार इकाई पूछा जाता है, कई बार पूछा जा चुका है राजस्थान बोर्ड के अंदर कि इसकी इकाई क्या होती है, शून्य कोटि अभिक्रिया की इकाई क्या होती है। तो क्या होगी? मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। कैसे निकाला? हमने निकाला क्योंकि दर बराबर किसके होता है? दर हमारे पता है, यानी सांद्रता में हुआ परिवर्तन। हम पढ़ चुके हैं पहले लास्ट क्लास में, सांद्रता में समय के साथ होने वाले परिवर्तन को। सांद्रता क्या होता है? मोल प्रति लीटर और प्रति सेकेंड, यानी सेकेंड में परिवर्तन होने वाले को परिवर्तन की संख्या, ठीक है। तो हमारे पास ये हो गया उसकी इकाई, किसकी? शून्य कोटि अभिक्रिया की। क्लियर है? मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। अब हम इसके कुछ उदाहरण के बारे में पढ़ेंगे जो आपको याद रखने हैं कि शून्य कोटि अभिक्रिया के उदाहरण कौन कौन से होते हैं। इस हम पहला एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं, H2+Cl2, ठीक है। एच न्यू यानी हमारे प्रकाश की उपस्थिति में HCl का बनना शून्य कोटि अभिक्रिया का उदाहरण है। दूसरा है फॉस्फीन, PH3 क्या है? फॉस्फीन, ठीक है। PH3 क्या है अपने पास में? यहाँ लिख देते हैं अपन फॉस्फीन, ठीक है। फॉस्फीन का हम बोल सकते हैं अपघटन, फॉस्फीन का अपघटन हो गया किसकी उपस्थिति में? उत्प्रेरक कौन सा है? मोनिब्लेडनम, ठीक है। और उच्च दाब में क्या होगा? ये अभिक्रिया कैसी होगी? शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी। ध्यान रखना, मोनिब्लेडनम की उपस्थिति में फॉस्फीन का अपघटन किसका उदाहरण है? शून्य कोटि अभिक्रिया। तो आपको याद रख लेना है। और अमोनिया का, ठीक है, अमोनिया का भी अपघटन, लेकिन किसकी उपस्थिति में? यहाँ मोनिब्लेडनम की उपस्थिति में था, एक की उपस्थिति में डब्ल्यू यानी टंगस्टन की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? टंगस्टन, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन है कि टंगस्टन के बारे में बताना है कि टंगस्टन कौन से ब्लॉक का तत्व है, ठीक है। कमेंट करके डालिएगा कि टंगस्टन कौन से ब्लॉक का तत्व है और मोनिब्लेडनम कौन से ब्लॉक का तत्व है, ठीक है। यानी इनका साथ में आपको परमाणु क्रमांक भी बताना है और इनका कौन से ब्लॉक से रिलेटेड ये है, ठीक है। देखते हैं पहले कौन कमेंट करके बताता है इसके बारे में। इन दोनों, टंगस्टन और मोनिब्लेडनम का परमाणु क्रमांक और कौन से ब्लॉक का तत्व है। क्लियर है? तो ये उदाहरण आपको याद करके रखने हैं शून्य कोटि अभिक्रिया में, ठीक है। तो इनको इसी फॉर्म में याद कर लेना, इनको याद करना है, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया। जैसे हमने बोला कि अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के को अपन ने क्या बोला? शून्य कोटि। तो अब इसमें क्या हो जाएगा? अभिकारक की सांद्रता प्रथम घात के समानुपाती हो। कब का हो? प्रथम घात के समानुपाती हो। तो कौन सी हो जाएगी? प्रथम कोटि अभिक्रिया, ठीक है। जैसे कोई अभिक्रिया है, ए से क्या बन रहा है? प्रोडक्ट यानी उत्पाद। क्या बन रहा है? उत्पाद बन रहा है। ए से कोई भी उत्पाद बन रहा है, लम्बो तो किसका मतलब है? अभिकारक से मतलब है, उत्पाद से कुछ भी मतलब नहीं है। तो क्या बना? और क्या बोला मैंने? प्रथम घात के, यानी ए के प्रथम घात के समानुपाती। कोटि कौन सी हो गई? प्रथम कोटि। उसकी यूनिट आ गई सेकेंड इनवर्स। कैसा है सेकेंड इनवर्स? देखिए दर, ठीक है। अपने पास दर कितना है? दर बराबर अपने पास क्या आया? के और ए की सांद्रता। ए की सांद्रता, दर की अपने यूनिट क्या पड़ी थी? मोल प्रति लीटर सेकेंड, ठीक है। और के की यूनिट हमें निकालनी है। ए क्या है अपने पास में? सांद्रता। और सांद्रता की यूनिट अपन को पता है क्या होती है? सांद्रता यानी मोल प्रति लीटर, सांद्रता की यूनिट। तो देखिए मोल प्रति लीटर से मोल प्रति लीटर कैंसिल हो गया, तो के की यूनिट क्या रह गई अपने पास में? सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो ध्यान रखना है, इकाई आपको इकाइयों में से ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो जीरो ऑर्डर की, फर्स्ट ऑर्डर की, या सेकंड ऑर्डर की, यानी जीरो कोटि, शून्य कोटि, प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि की, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। डेफिनेशन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको यूनिट इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब इसके कुछ एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल क्योंकि आपके कोर्स में प्रथम कोटि और शून्य कोटि ही है।
तो आपको इनके एग्जाम्पल याद रखने। एग्जाम्पल देखिए पूछ लिया जाता है कि इसमें संभावित कौन से कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, तो आपको लिखना है अमोनियम नाइट्रेट का तापीय अपघटन। तो हमारे पास क्या है, अमोनियम नाइट्रेट का कौन सा अपघटन, तापीय। इसका मतलब क्या होता है, तापीय, ताप की उपस्थिति में। ठीक है, एजो आइसोप्रोपेन का तापीय अपघटन, ये अपने पास उत्तर है एजो आइसोप्रोपेन। ये जो एंड के बीच में डबल बॉन्ड होता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन आपस में डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाते हैं, उसका क्या बोलते हैं, एजो यौगिक। ठीक है, तो इसका तापीय अपघटन पे क्या बनेगा, नाइट्रोजन और क्या बनेगा, हेक्सेन। क्लियर, हमारे पास प्रथम कोटि अभिक्रिया के एग्जाम्पल है। ठीक है, 2 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। क्लियर है, काफ़ी इजी है, इनको बिल्कुल याद कर लीजिए। अभी तक न्यूमेरिकल वाला पोर्शन आया नहीं, लेकिन आपको ये चीज़ें याद रखोगे तभी आगे के न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं द्वितीय कोटि अभिक्रिया के बारे में। ठीक है, उसमें शून्य का घात के समानुपाती था, फिर अगले प्रथम कोटि में प्रथम घात के, और इसमें क्या जाएगा, द्वितीय घात के समानुपाती होगा। ठीक है, तो इसकी यूनिट हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, इस तरह निकालेंगे। ठीक है, दर बराबर के और मोल, सॉरी ये हमारे पास क्या हो गया, ए है हमारे पास। कितनी घात होगी इसके अंदर द्वितीय कोटि में, 2। तो दर की हम यूनिट पढ़ चुके हैं, कितना, मोल प्रति लीटर सेकेंड इनवर्स, सॉरी सेकेंड, ओनली सेकेंड। ठीक है, इनवर्स ऊपर जाता है तब होता है। ठीक है, ये हमारे पास दर और के की यूनिट हमें निकालनी है। और ए क्या, सांद्रता। सांद्रता का मतलब है मोल प्रति लीटर। ठीक है, यानी 2 बार अपने पास हम लिख सकते हैं, मोल प्रति, स्क्वायर में है, मोल प्रति लीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी हम इकाई निकाल सकते हैं। क्लियर है, तो हमने मोल प्रति लीटर से 1 मोल प्रति लीटर घटा दिया। अब क्या रह गया हमारे पास, के की यूनिट। के की यूनिट रह गई अपने पास में, तो के की यूनिट निकाल सकते हैं हम, कितनी आ गई, एक तो हमारे पास कितनी आ गई, सेकेंड इनवर्स, और ये इधर गया तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, ये हमारे पास क्या, लीटर, और मोल इनवर्स में चल जाएगा, यानी मोल इनवर्स लीटर और सेकेंड। ठीक है, ये वन है हमारे पास में, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। क्लियर, इंपॉर्टेंट है ये भी, यूनिट आपको याद करके रखनी है। देखिए हमारे पास यूनिट कितनी आ गई है, मोल लीटर इनवर्स, ठीक है, मोल इनवर्स लीटर और सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो आपको तीनों यूनिट याद रखनी। जैसे हम बोलते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की यूनिट कितनी थी, ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। ठीक है, प्रथम कोटि की कितनी थी हमारे पास में, सेकेंड इनवर्स, और अब सेकेंड की, द्वितीय की, ये हमारे पास ये है कितनी, और इस बार क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स हो जाएगा, जबकि लीटर इनवर्स नहीं होगा, और सेकेंड इनवर्स होगा। क्लियर, तो हमारे पास ये तीनों यूनिट हो गई। ठीक है, अभी तक के टॉपिक में आपको याद क्या रखना है, ओनली और ओनली यूनिट। ठीक है, ओनली यूनिट याद रखनी है आपको, क्योंकि परिभाषा वगैरह याद करने की कुछ है नहीं रिक्वायरमेंट, आपको ओनली यूनिट याद रखनी है। क्लियर, अब हम आगे बढ़ते हैं, द्वितीय कोटि अभिक्रिया के कुछ एग्जाम्पल है, ये भी आपको इस तरीके से याद रख लेना है। एथाइल एसीटेट का क्षारीय माध्यम में जल अपघटन, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है। क्षारीय माध्यम में जल अपघटन कैसा होगा, द्वितीय कोटि का एग्जाम्पल एथाइल एसीटेट यानी एस्टर, ये ऐसा भी आ सकता है, एस्टर का क्षारीय माध्यम में जल अपघटन कैसे अभिक्रिया है, द्वितीय कोटि की। और हाइड्रोजन आयोडाइड का बनना, ये भी कैसे है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, कंफ्यूज मत होना कि आप कैसे पता लगा रहे हो कि प्रथम कोटि द्वितीय कोटि की है। मैंने बोला कि ये ओनली प्रैक्टिकल डेटा है, ये पहले से डिसाइड है कि इस अभिक्रिया की कोटि क्या है। हम आगे करेंगे कैसे कोटि निकाली जाती है, जब तक पूरा डेटा नहीं दिया हुआ। तो अभी हम देख के नहीं बता सकते, ये पहले से डिसाइड है, इसलिए अपन को मैंने बोला इनको डायरेक्ट अपन को याद रखना है, इनके एग्जाम्पल को। क्लियर, अब देखिए नेक्स्ट पढ़ता है छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया। छद्म का मतलब होता है कि मिथ्या, ठीक है, यानी झूठी। ठीक है, मिथ्या या अपन बोल सकते हैं झूठी। ठीक है, तो होगा क्या हमारे पास में, देखिए वो यानी जो दिख रही है वैसी नहीं है। देखिए 2 पदार्थों के बीच एक रासायनिक अभिक्रिया,
ठीक है, अभिक्रिया कर लेना यहाँ पे। जब एक अभिकारक अभिक्रिया में जब एक अभिकारक अधिक मात्रा में मौजूद होता है, ध्यान क्या रखना है, यानी सीधी से याद रखना आपको, कोई अभिक्रिया है उसमें एक अभिकारक, ठीक है, एक से ज़्यादा अभिकारक है, 2 है, 3 है, 4 है, जिसमें कोई भी एक अभिकारक जो अधिक मात्रा में उपस्थित हो तो अभिक्रिया की दर उस अभिकारक पर निर्भर नहीं करेगी, ठीक है। यानी आपके पास में जो अधिक मात्रा में उपस्थित हो तो अभिक्रिया की दर उस पर निर्भर नहीं करेगी। जैसे मैंने बोला ए है, एक बी है और एक सी है, इससे आपके अभिक्रिया करके कोई उत्पाद बन रहा है, ठीक है। मैंने बोला कि बी इस अभिक्रिया में आधिक्य में उपस्थित है, ठीक है, वो बोलेगा क्वेश्चन में आपको कि कौन सा आधिक्य में उपस्थित, बी आधिक्य में उपस्थित है। तो इस अभिक्रिया की वेग समीकरण लिखो। कैसे लिखोगे आप, यानी मैंने वो लिखा दर बराबर, ठीक है, हमने लिखा दर बराबर, ठीक है, हमारे पास क्या था, ए था, बी था और सी था। सी बी हमारे पास आधिक्य में था, तो अपन मैंने बोला अभिक्रिया इस पर डिपेंड नहीं करेगी, दर बराबर के, और फिर ए कितना अपने पास एक है तो हम एक इसकी घात लगा लेंगे, और बी हमारे पास है लेकिन बी अधिक्य में तो हम इस पर डिपेंड नहीं करेगा, यानी इस पर निर्भर नहीं करेगी, तो हम क्या लिखेंगे सी, ठीक है, और ये सी की पावर भी 1, ठीक है। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसकी कोटि कितनी होगी, एक इसकी और एक इसकी, यानी दोनों का आकर घातों को टोटल कर दीजिए तो कितनी हो गई, घात कितनी हो गई, 2 हो गई। तो हम बोल सकते हैं अभिक्रिया की कोटि कितनी हो गई, 2, ठीक है। अगर ये भी अगर आपके पास जैसे सी भी आधिक्य में है, सी आधिक्य में तो डिपेंड किस पे करेगा, ओनली ए पे, तो अभिक्रिया की कोटि यहाँ पे कितनी रहेगी, 1, क्लियर है। तो लेकिन आपकी क्या है, छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया, तो दिखने में तो 2 होगी लेकिन होगी कैसी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। देखते हैं इसका एग्जाम्पल। जैसे एस्टर का हाइड्रोलाइसिस, यानी एस्टर का जल अपघटन। अभी अपन ने पढ़ा एस्टर का क्षारीय माध्यम जल अपघटन, पढ़ा था लास्ट अभिक्रिया में, यानी NaOH की उपस्थिति में अपन ने करा था। तो वो तो कैसा हो गया, सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन, यानी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। लेकिन एस्टर का अगर जलीय माध्यम है, ठीक है, किस माध्यम में, जलीय माध्यम में क्या होगा, अपघटन, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो प्रथम कोटि अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो जाएगा। देखिए ये हमारे पास एग्जाम्पल है, वही सेम चीज़ है, एस्टर एथिल एसीटेट, इसकी H2O की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, एसिटिक अम्ल और इथेनॉल। और लेकिन ये अभिक्रिया कैसी है, यानी ये हमारे पास लिखा हुआ आएगा H2O हमारे पास में कैसा है, एक्सेस में। एक्सेस का मतलब है किसमें, आधिक्य में। H2O किस में उपस्थित है, आधिक्य में, आधिक्य में उपस्थित है। तो हमने क्या बोल दिया, ये यानी इस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो इसका दर समीकरण लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, वेग समीकरण बराबर के, और डिपेंड किस पे कर रहा है, ओनली इस पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो हम करेंगे CH3 COO C2H5, क्लियर है। तो ये हमारे पास यानी अब कितनी हो गई, एक पे डिपेंड कर रहा है तो इसकी कोटि कितनी हो गई, 1, ठीक है। कई बार तो ये वेग समीकरण लिखवाएगा पूछेगा, या पूछेगा आपसे इसकी कोटि क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसको देख के आप बता दोगे इस अभिक्रिया की कोटि कितनी है, 1, ठीक है। तो हमारे पास है छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो गई, क्लियर है। देखिए हमने इसको इस रूप में लिखा। अब हम बात करते हैं कोटि के बाद नया टॉपिक, आणविकता, अभिक्रिया की आणविकता। देखिए आणविकता होती क्या है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की कुल संख्या को उसकी आणविकता कहते हैं। ध्यान रखना, अभी तक हमने कोटि में क्या पढ़ा था कि जो उसकी घातों के योग को, और ये मैंने बताया था प्रायोगिक डेटा, लेकिन ये क्या होगा, इसमें बोला अभिकारक कि जितने भी अणु भाग लेंगे, अभिकारक के जितने भी अणु आपस में भाग लेंगे वो उसकी क्या होगी, आणविकता, ठीक है। जैसे मैंने बोला अभी अभिक्रिया पढ़ी थी A, B और C, इससे उत्पाद बना था और हमने बोल दिया था ये आधिक्य में उपस्थित है, ठीक है। तो हमने इसकी कोटि कितनी बताई थी, कोटि कितनी हो गई, कोटि कितनी हो जाती है इसकी, 2, क्योंकि बी पे डिपेंड नहीं कर रहा। जबकि मैंने बोला कि अगर आणविकता निकाली जाए तो क्या बोला, अभिकारक में भाग लेने, अभिकारक कितने अभिकारक के अणु भाग ले रहे हैं, 1 2 3, तो ये डिपेंड नहीं करेगा कौन आधिक्य में या नहीं है, जितने अभिकारक होंगे वही इसकी कितनी होगी, आणविकता, यानी इसकी आणविकता कितनी हो गई, 3, क्लियर। तो आणविकता में और कोटि में डिफरेंस हो गया। कोटि को क्या हो सकता है, प्रैक्टिकल डेटा आता है, जबकि आणविकता हमें थ्योरेटिकल होता है, इसको देख के बता सकते हैं अभिक्रिया को। जैसे हमने बोला A+B, अभी जैसे हमने क्वेश्चन था H2, एक हमने एग्जाम्पल पढ़ा था H2 + Cl2,
ठीक है, प्रकाश की उपस्थिति में 2HCl बनाया था। तो हमारे पास क्या था, 2HCl बना। हमने ये तो सामान्य किसका एग्जाम्पल था, जीरो ऑर्डर का, ठीक है, किसका एग्जाम्पल है, जीरो ऑर्डर का। लेकिन हम अगर आणविकता निकाले तो कितना लगे, यानी एक अणु इसका, यानी जितने अभिकारक अणुओं की कुल संख्या हो, कितने अणु इधर अभिकारक के, 2, लेकिन आणविकता कितनी हो जाएगी, 2, जब किसकी कोटि कितनी हो जाएगी, 0। क्लियर है। तो ये हमारे पास आणविकता हो गई, और उससे पहले हमने पढ़ा कोटि। तो हमें इन दोनों के बारे में बेसिक पता होना चाहिए। देखिए, जैसे हमारे पास रिएक्शन है, बताओ उसकी आणविकता कितनी हो गई, कितने अणु है इसके अंदर, एक ही है, पूरा अमोनियम नाइट्रेट 1 है, तो उसकी आणविकता कितनी हो जाएगी, 1। यहाँ पे अभिकारक कितने हैं, 2, तो यहाँ पे अभिकारक आणविकता कितनी होगी, 2। क्लियर है। इसकी आणविकता 2 और 1 3, ठीक है, 2 है, 2 ये रे और 1 ये रे, 3, तो आणविकता कितनी हो गई, 3 है। यानी आणविकता को हम देख के ही बता सकते हैं। अब हम दोनों में अंतर करते हैं, आणविकता और अभिक्रिया में क्या क्या अंतर है। देखिए, इंपॉर्टेंट है, आणविकता में किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की कुल संख्या। क्लियर है। और यह किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की वह संख्या जो अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करती है। जो अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करेगी वही क्या होगी, अभिक्रिया की कोटि होगी। अब देखो, आणविकता का मान अभिक्रिया की कोटि के बराबर या अधिक हो सकता है, ठीक है, या तो कोटि के बराबर हो सकता है या अधिक हो सकता है, लेकिन कभी भी अभिक्रिया की कोटि का मान आणविकता से अधिक नहीं हो सकता है। क्लियर है। किसी भी अभिक्रिया की आणविकता का मान शून्य नहीं हो सकता, कोई ना कोई तो अभिकारक होंगे और आपस में क्रिया करेंगे, जबकि अभिक्रिया की कोटि का मान शून्य हो सकता है, हम पढ़ चुके हैं। अभिक्रिया की आणविकता की व्याख्या क्रियाविधि द्वारा करते हैं, ठीक है, यानी क्रियाविधि द्वारा कि कितने अणु आपस में जुड़े हैं, और जबकि अभिक्रिया की कोटि की मान व्याख्या प्रयोगों द्वारा करते हैं, पढ़ चुके हैं इसकी, ये प्रयोगों द्वारा निर्धारित किया जाता है अभिक्रिया की कोटि। अब देखिए, आणविकता का मान 3 से अधिक हो सकता है, ठीक है, 3 से अधिक अणु आपस में हो सकता है, लेकिन अभिक्रिया की कोटि का मान अधिकतम 3 ही हो सकता है, ठीक है ना। तो आगे जाके पढ़ेंगे हम क्यों होता है 3 या 3 से कम, ठीक है। उसके बाद आणविकता का मान पूर्णांक संख्या धनात्मक संख्या हो सकता है, यानी पूर्ण संख्या होती है तो धनात्मक होती है, जबकि अभिक्रिया की कोटि हमने बोला पूर्ण संख्या भी होती है, भिन्नात्मक भी और ऋणात्मक भी हो सकती है। क्लियर है। तो इन अंतर को काफ़ी अच्छी तरह से देख लेना, ठीक है, कई बार अंतर पूछ लिए जाते हैं। क्लियर। तो आपके लिए ये आज का टॉपिक था, आज की क्लास के लिए इतना ही। इनको अच्छी तरह से तैयार कर लो, क्योंकि आगे का पार्ट थोड़ा डेरिवेशन बेस्ड आएगा, थोड़ा न्यूमेरिकल बेस्ड आएगा। तो अभी तक का पार्ट एकदम इस चैप्टर को बेसिक को समझने के लिए था। क्लियर है। तो आप इसको बार बार देखिए ताकि ये चैप्टर आपको इतना पार्ट इजीली तैयार हो जाए। 3 से 4 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं, तो अभी तक मान लीजिए इस चैप्टर में से आपके 1 से 2 मार्क्स से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। क्लियर। ओके, थैंक यू।